हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट एक्ट के जो विरोध का पक्ष है, कपिल सिब्बल साहब ने उसकी तरफ से मोर्चा संभाला था और गवई साहब के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। उसमें मूल सवाल ये था कि तुम बस इतना बता दो कि सरकार वक्फ एक्ट के चलते वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हड़पना चाह रही है, जिसका जवाब कपिल सिब्बल नहीं दे पाए थे। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जब कोई भी चीज पार्लियामेंट से पास होकर आती है तो प्रथम दृष्टिया ये मान लिया जाता है वो संवैधानिक है, जब तक कोई उसमें ऐसा ग्लेरिंग कोई वायलेशन ना हो प्रथम दृष्टिया कि संविधान की कोई मूल भाव तार तार हो रहा हो। अगर इसमें कोई ऐसी चीज है तो आप हमें बताइए। तो सिब्बल साहब इंटरिम रिलीफ के लिए गवई साहब सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। दूसरा दिन निर्धारित था सरकार के पक्ष के लिए, यानी अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष के लिए, और सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने। बहुत लंबा आर्गुमेंट किया, घंटों आर्गुमेंट चला। 5 मेंस एक लॉयर की भाषा को एक सिंपल लैंग्वेज में चेंज करते हुए 5 मेन पॉइंट्स में आपको तुषार जी का आर्गुमेंट बता दूं, जो आज का थंबनेल बनाया है कि कपिल सिब्बल की तुषार मेहता साहब ने पुंगी बजा दी। डिटेल 5 पॉइंट्स में। पहला, तुषार मेहता साहब ने यह बोला है कि वक्फ जो है ये इस्लाम का कंसेप्ट हो सकता है, रिवायत हो सकती है, ट्रेडिशन हो सकता है, लेकिन ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इंटीग्रल पार्ट कैसे नहीं है? ये मैटर एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है और चैरिटी से जुड़ा है, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए 1954 में ऑलरेडी एक एक्ट बन चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जितनी भी चीजें थी उनको सिर्फ इस्लामिक पर्सनल लॉ के तहत छोड़ दिया गया। किसी चीज के लिए अलग से, जैसे मैरिज का, प्रॉपर्टी का, किसी चीज का अलग से कोई सिविल एक्ट नहीं बना। इसका एक्ट जब 1954 में गवर्नमेंट ने बनाया तो उसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट बना सकती है तो गवर्नमेंट 2025 में इसको चेंज भी कर सकती है। कोई पुराना आर्गुमेंट याद आ रहा है आप लोगों को? खैर चलिए, छोड़िए। तो ये पॉइंट उन्होंने मेन रखा। उन्होंने कहा ये चैरिटी है, चैरिटी हिंदुज्म में भी है, सिखिज्म में भी है, हर जगह है, लेकिन वो चैरिटी किसी भी धर्म, आस्था, मजहब, पंथ का, उसकी मानता का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है। यहां बात वक्फ की हो रही थी, प्रॉपर्टी की हो रही थी, ना कि ज़कात की। तो पहला ये आर्गुमेंट रखा गया है। दूसरा आर्गुमेंट तुषार मेहता साहब ने ये रखा कि ये एक वक्फ एक सेकुलर नेचर का कंसेप्ट है। वक्फ एक प्रॉपर्टी से जुड़ा कंसेप्ट है। वक्फ किसका था, कहां से आया, कब वक्फ हुआ, क्या प्रॉपर्टी है, क्या चौहद्दी है, क्या उससे आमदनी हो रही है, क्या उसमें खर्चा हो रहा है, ये एक सेकुलर नेचर का हिसाब किताब है, बही खाता है। अंदर इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मस्जिद है वो वक्फ के अधीन आती है तो वो एक अलग बॉडी है, और इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद के अंदर होती है वो एक अलग बॉडी है। बात हो रही थी कि कितने नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में होंगे, और यहां तुषार मेहता साहब ने एक चौंका देने वाली बात सुप्रीम कोर्ट के पटल पर आके बोली है कि मैक्सिमम 2। और आप लोगों को याद होगा ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि थोड़े दिन बाद वक्फ बोर्ड में मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की हो जाएगी। तुषार मेहता साहब ने आके क्लियर कर दिया है कि दे विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ 22 विल बी 2। और उन्होंने कहा जहां हिसाब किताब की बात है वहां पर अगर कोई 2 नॉन मुस्लिम आ गए तो इस जगह का कैरेक्टर कैसे बदल जाएगा, यानी बोर्ड का कैरेक्टर कैसे बदल जाएगा। नॉन मुस्लिम मेंबर इंतजामिया कमेटी में नहीं आ सकता, वक्फ बोर्ड में आ सकता है। तो उधर से ये काउंटर आया कि जो एंडोनमेंट एक्ट है या जो मंदिर बोर्ड है उसमें कोई नॉन मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता। तो तुषार मेहता साहब ने उसका जो जवाब दिया वो ये दिया कि जो मंदिर बोर्ड है वो मूलतः मंदिर की पूरी चीज देखता है, जिसमें आस्था, पूजा अर्चना भी शामिल होती है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो एक मस्जिद की पूरी चीज नहीं देखता है, पूरा अंदर की चीज इंतजामिया कमेटी देखती है। वक्फ बोर्ड बस एक अम्ब्रेला है जिसके अधीन वो मस्जिद काम कर रही होती है। और दूसरा आर्गुमेंट जो आया वो ये आया कि वक्फ को भी अगर हम 2 में डिवाइड करें, याद है कुछ पुराने आर्गुमेंट, दीनी या दुनियावी, तो यहां के मस्जिद के अलावा बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ के अधीन है और जिसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ के जमीन पर स्कूल चल रहे हैं, मार्केट चल रही हैं, शादी घर चल रहे हैं, गेस्ट हाउसेज चल रहे हैं, वगैरह वगैरह।
और उन्होंने कहा लेकिन हिंदू बोर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के लिए होता है और किसी चीज के लिए नहीं होता है। इस मारे इसका जो कैरेक्टर सेकुलर है और मात्र 2 अगर नॉन मुस्लिम इसमें आके जुड़ जाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। तीसरी चीज जो सामने आई वो ये आई कि इनसे कोर्ट ने पूछा, गवई साहब ने, कि जो ये वाली बात पर बड़ा घोर ऑब्जेक्शन हो रहा है कि कोई भी आदमी एक आपत्ति लेकर जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या एनी अदर सीनियर आईएएस ऑफिसर के पास और वो जाके उससे बोलेगा कि मुझे इस पर आपत्ति है और कुछ वो कागज वागज लेके जाएगा, तो वो अधिकारी उस पर इंक्वायरी करेगा और अगर वो पाता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं थी तो वो उसकी वक्फ की प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई कर देगा, वक्फ को खत्म कर देगा और खत्म करने के बाद उस प्रॉपर्टी का कब्जा ले लेगा। तो तुषार मेहता साहब ने कहा 3C में ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई कंप्लेंट डीएम के पास पहुंचती है, डीएम उसकी इंक्वायरी कराता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स दिखवाता है वगैरह वगैरह, और उसके बाद वो पाता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, ये किसी मुस्लिम की है जो उसको किसी तरह से ब्लफ करके वक्फ में लिख दी गई थी, किसी हिंदू की है या सरकार की है, तो डीएम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इस चीज को सिर्फ मेंशन करवा देगा, लेकिन उस जगह पर मालिकाना हक वक्फ का ही रहेगा। और इन तीनों लोगों को, किसी मुस्लिम को, हिंदू को, कंप्लेनेंट को या सरकार को टाइटल सूट के लिए कोर्ट जाकर, हाई कोर्ट जाकर, सुप्रीम कोर्ट जाकर ये मुकदमा लड़ना पड़ेगा। वो मुकदमा जीतने के बाद वो प्रॉपर्टी सरकार की, उस मुस्लिम की या हिंदू की या कंप्लेनेंट की होगी या गरीब की होगी। तो इस पर गवई साहब चौंक गए। उन्होंने कहा लेकिन साहब नरेटिव और परसेप्शन तो यह बताया जा रहा है कि जब डीएम चाहेगा किसी प्रॉपर्टी को ले लेगा और वक्फ को वहां से बिल्कुल बेदखल कर देगा, भगा देगा। उन्होंने कहा ना, ये सिर्फ झूठ बोला जा रहा है और भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस तरह से वो झूठ बोला जा रहा है कि नॉन मुस्लिम बोर्ड में मेजॉरिटी में हो जाएंगे, जबकि सरकार कह रही है 22 में से 21 में सिर्फ 2 होंगे। तो इस पर गवई साहब चौंक गए और सिब्बल साहब चौंक गए कि ये तो पूरा आर्गुमेंट ही गिर गया, बेकार हो गया कि हम ये कह रहे थे कि डीएम प्रॉपर्टी छीन लेगा और सरकार ये कह रही है कि तुमसे किसने का छीन लेगा। टाइटल सूट के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और ये बात सुप्रीम कोर्ट के पटल पर बोली गई है। उसके बाद फिर बात आई वक्फ बाय यूजर की एंड रजिस्ट्रेशन की। तो तुषार मेहता साहब ने कहा कि भाई देखिए, वक्फ बोर्ड के पास कोई भी जमीन जो है वो उसकी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होके आई है। वो किसी मुस्लिम से आई हो, उसकी मर्जी से आई हो, बिना मर्जी की आई हो, सरकार की कब्जा कर ली हो, कहीं की कर ली हो, नजर की कर ली हो, लेकिन वो उसकी नहीं है। और सरकार भारत की पूरी जमीन की कस्टोडियन है और सरकार का ये जानना अनिवार्य है कि ये जमीन यहां से आपके पास तक कैसे पहुंची। और उन्होंने कहा कि 1923 में जब यह मुसलमान वक्फ एक्ट आया था तब रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था, 1954 में कहा गया था, तब नहीं कराए गए। सारे रजिस्ट्रेशन जो मैक्सिमम हुए वो 2013 में आके हुए। तो उसको वक्फ बाय यूजर को रजिस्टर कराने के लिए आपने कोई ना कोई कागज तो दिखाया होगा। तो कवि साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा आपने जो कागज दिखाया था वो हमको दिखा दें। तो पूछने पर तुषार मेहता साहब ने यह तक बोल दिया है कि हमने कब कहा कि आप हमको वक्फ डीड दिखाएं। कुछ आपको अपने भाई के पुराने वीडियोस याद आ रहे हैं? हमने कब कहा वक्फ डीड दिखाएं? आप कोई कागज दिखा दें, आप इतना दिखा दें कि ये जमीन किस मुसलमान की थी। आप आज की तारीख में इतना दिखा दें कि उसमें 5 आदमी उसके फैमिली के या 2 आदमी से साइन लेके आ जाएं कि ये प्रॉपर्टी हमारी थी, ये खसरा था, ये खतौनी थी और ये हमारे दादा ने, नाना ने, अब्बा ने, किसी ने भी ये प्रॉपर्टी वक्फ की थी। यानी जब आपने 2013 में एक प्रॉपर्टी को वक्फ बाय यूजर डिक्लेयर करा के रजिस्टर कराया तो प्रभु कोई तो कागज दिखाया होगा। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के पटल पर खड़े होके कि हमें वक्फ डीड नहीं देखनी है। उस जमाने में हो सकता है वक्फ डीड ना बनी हो, आप उस कागज से जुड़ा कोई तो दस्तावेज दिखा दीजिए। अगर कोई आदमी पाकिस्तान चला गया है वक्फ करके, उस तक के एविडेंस मिल जाते हैं। मैं गवाह हूं इस चीज का। हमारे एक रिलेटिव पाकिस्तान चले गए थे, प्रॉपर्टी में हम लोगों को यह स्टैब्लिश करना था कि शी माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। हमने, और उनकी वहां पर जाकर डेथ हो गई, हमने उनकी फैमिली के थ्रू द एम्बेसी उनके कागज निकलवा लिए थे कि इस सन में ये पाकिस्तान गई थी और इस सन में इनकी पाकिस्तान में डेथ हुई थी। आपको प्रॉपर्टी के 50 साल 100 साल, ये कागज तो प्रॉपर्टी के हिसाब से 100 साल पुराने कागज तो बहुत ही यंग कागज माने जाते हैं, बड़े हाल के कागज माने जाते हैं, खसरा खतौनी। तो सरकार ने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट के पटल पे खड़े होके कि भाई आप कोई तो कागज हमें दिखा दो।
कोई कागज नहीं दिखा सकते तो उस जमीन का सोर्स बता दो कि वो तुम्हारे पास आई किसने, कैसे थी, मौखिक तौर पर आई हो, किसने तुमको दी थी। तो ये 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट सामने आए हैं। रिपीट कर दूं एक बार। पहला कि ये एक चैरिटी है और चैरिटी में ये एक मॉडर्न लॉ के अधीन आता है, 1954 के अधीन आता है, एब्सोल्यूट पर्सनल लॉ में नहीं आता है, रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, सेकुलर इसका नेचर है, इंतजामिया कमेटी अलग चीज है, वक्फ बोर्ड अलग चीज है। हिंदू एंडोनमेंट में सिर्फ मंदिर और मठ आते हैं, वक्फ में मस्जिद के अलावा बहुत सी कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी आती हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपकी जमीन को हड़प नहीं सकता है। टाइटल सूट की लड़ाई सरकार को, गरीब को, मुस्लिम को, हिंदू को, वक्फ के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़नी पड़ेगी। और रजिस्ट्रेशन के नाम पर सरकार कह रही है प्रभु कुछ तो दिखा दो, कुछ भी नहीं है तो 2013 में ये रजिस्टर कैसे हो गई, या अब हम आगे जाके इसको रजिस्टर कैसे करें। तो ये हुआ डे 2 का आर्गुमेंट। कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन का आर्गुमेंट एक आसान भाषा में तोड़ के आप लोगों के सामने पेश करता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।